मुझे पसंद है, लेकिन अपने वतन से गद्दारी नहीं। ये शब्द हमारे नहीं, बल्कि एक ऐसे देशभक्त के थे जिसकी बड़े धूमधाम से उसके माँ बाप शादी करना चाहते थे। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े जासूस के थे। एक ऐसा जासूस जिसने मूंगफली खाते खाते ही पाकिस्तानी आर्मी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया था। एक ऐसा जाबाज ऑफिसर जिसने अपनी इंफॉर्मेशन से हजारों हिंदुस्तानियों की जान बचाई थी। एक ऐसा ऑफिसर जिसे तब की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर नाम की उपाधि दी थी। आज निकपीडिया ओरिजिनल प्रेजेंट्स कहानी भारत के जाबाज ऑफिसर ब्लैक टाइगर यानी रविंद्र कौशिक की। आखिर कैसे गांव के नुक्कड़ में एक्टिंग करने वाला लड़का बन गया था पाकिस्तान आर्मी का मेजर। आखिर कैसे एक दूसरे जासूस की गलती से पकड़े गए थे भारत की शान रविंद्र कौशिक। क्या उन्हें वाकई पाकिस्तान में एक लड़की से हुई थी मोहब्बत। इन सभी पहलुओं को डिकोड करने के लिए चलिए शुरू करते हैं एपिसोड भारत के ब्लैक टाइगर का। ब्लैक टाइगर इस नाम की हिस्ट्री को जानने से पहले हमें साल 1952 के दौर में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक पंजाबी परिवार के घर में चलना होगा। ये वही साल था जब श्री गंगानगर के इसी पंजाबी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रविंद्र कौशिक रखा गया। बचपन से रविंद्र का झुकाव एक्टिंग और थिएटर की तरफ हो गया था। उन्होंने अपने सपने में भी कभी रॉ या फिर किसी और खुफिया एजेंसी में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर रविंद्र कौशिक को एक्टिंग का शौक था तो फिर वो रॉ में कैसे शामिल हुए। इस सवाल के जवाब में एंट्री होती है कोइंसिडेंस की। हुआ कुछ ऐसा था कि साल 1975 में रविंद्र ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और तभी उन्होंने एक दिन अपने घर में अपनी माँ से कहा, लखनऊ शहर में मेरा एक नाटक होने वाला है जिसमें मैं स्पाई बनूंगा। समय आगे बढ़ा और वो दिन भी आ गया जब लखनऊ थिएटर में रविंद्र कौशिक चाइना बॉर्डर में जाने वाले एक स्पाई का किरदार कर रहे थे। उस प्ले में वो एक ऐसे स्पाई बने थे जिसे चाइनीज आर्मी टॉर्चर कर रही थी, लेकिन वो अपने मिशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर रहे थे। उनकी उस एक्टिंग को ऑडियंस की कतार में बैठे आम लोगों के साथ साथ रॉ के ऑफिसर्स भी देख रहे थे। रॉ के उन्हीं ऑफिसर्स की नजर रविंद्र कौशिक के ऊपर पड़ी। इसके पहले भी उन्होंने गंगानगर के कई प्ले में रविंद्र कौशिक को एक्टिंग करते हुए देखा था। तभी एक ऑफिसर ने अपने साथी को स्टेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, रॉ में नए एजेंट की जरूरत है जो बॉर्डर के पास का हो। ये गंगानगर का है जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। हमारी तलाश पूरी हुई। इन शब्दों के साथ ही रॉ के एजेंट्स ने लखनऊ में ही रविंद्र कौशिक से मुलाकात की। पहली ही मुलाकात में उन्होंने रविंद्र से कहा, अगर अपने देश के लिए ऐसा ही किरदार निभाना चाहते हो तो दिल्ली में आकर मिलो। साल 1975 खत्म होने वाला था। तभी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक बैग लेकर जवान लड़का किसी का इंतजार कर रहा था। वो जवान लड़का कोई और नहीं बल्कि रविंद्र कौशिक ही था। वहां उनसे मिलने रॉ के दो ऑफिसर्स आए और उन्हें एक गाड़ी में बिठाकर रॉ के दफ्तर ले गए। इस समय तक रविंद्र को यह भी नहीं मालूम था कि आखिर रॉ है क्या और ये क्यों और कैसे ऑपरेट होता है। उन दो ऑफिसर्स ने रविंद्र को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड की और उनसे एक सवाल पूछा कि क्या वो रॉ के सीक्रेट एजेंट बनने के लिए तैयार हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए रविंद्र ने कहा, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं। इसके बाद रॉ के नए सीक्रेट एजेंट रविंद्र कौशिक की ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू हुई। इस ट्रेनिंग के दौरान उनको पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो इसके बारे में अपने परिवार से भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। फिर दिल्ली, अमृतसर और पठानकोट में रविंद्र को ट्रेनिंग दी गई। इसी दौरान रॉ ने ऑब्जर्व किया कि उनकी पंजाबी भाषा में पकड़ बहुत अच्छी है, इसीलिए उन्हें एजेंट के तौर पर पाकिस्तान के पंजाबी इलाके में भेजा जा सकता है। रॉ की तरफ से रविंद्र को पाकिस्तान भेजने के लिए सेलेक्ट किया गया। इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखी, साथ ही इस्लाम धर्म की तालीम लेना शुरू की। उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए जाना है। हो सकता है उनकी पूरी जिंदगी भी पाकिस्तान में ही बीत जाए। इसलिए अब एक आखिरी काम और बचा है जिसे उन्हें पूरा करना होगा। वो आखिरी काम था रविंद्र कौशिक की पहचान को बदल देना। उनका और उन्हें एक नई पहचान और नया नाम मिला, नबी अहमद शाकिर। इस तरह ऑफिशियल ट्रेनिंग्स पूरी होने के बाद रविंद्र को शुरू में छोटे छोटे असाइनमेंट देकर अलग अलग देश भेजा गया। उन्होंने अपने सभी असाइनमेंट्स को अच्छी तरह से पूरा किया।
इन पूरे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते करते 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। साल 1977 आया। हिंदुस्तान में अपनी पहचान को पूरी तरह से दफन करने के बाद और अपने घर वालों से ये कहने के बाद कि उन्हें दुबई में एक अच्छी नौकरी मिल गई है जिसके लिए उन्हें दुबई निकलना पड़ेगा, भारत से नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के कराची पहुंचे। वहां उन्हें उनकी नई पहचान और आईडी दी गई। यहां से उनकी पाकिस्तान में जासूसी की दुनिया शुरू हुई। उन्हें रॉ की तरफ से कुछ शुरुआती सपोर्ट अवेलेबल करवाया गया, जिसके बाद उन्होंने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया और एक स्टूडेंट की तरह पाकिस्तान में रहने लगे। पाकिस्तान में आम सिटीजन की तरह रहने की शुरुआत करने के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आया, जिसकी उम्मीद खुद रॉ को भी नहीं थी। रविंद्र कौशिक ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे दुनिया के किसी भी स्पाई के लिए करना मुश्किल है। हुआ कुछ ऐसा था कि लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद एक सुबह पाकिस्तान में रविंद्र नाश्ते में चाय के साथ मूंगफली खा रहे थे। तभी उनकी नजर अखबार के एक एडवर्टीजमेंट के ऊपर पड़ी। उस एडवर्टीजमेंट को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से निकाला गया था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के लिए एक एग्जाम का नोटिफिकेशन छपा हुआ था। उस एडवर्टीजमेंट को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने पहली फुर्सत में पाकिस्तान आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भर दिया। एग्जाम हुआ और पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद पाकिस्तान आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ एक नाम और चमक रहा था। वो नाम था रॉ के स्पाई रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर का। जैसे ही ये खबर रॉ तक पहुंची, पूरी रॉ में रविंद्र कौशिक का नाम सुपर स्पाई की तरह छा गया। अब रॉ के पास एक ऐसा ऑफिसर था जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर उनके ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट हो चुका था। समय आगे बढ़ा और रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी में प्रमोट होते होते मेजर की पोस्ट में अपॉइंट हो गए। रॉ की तरफ से रविंद्र को कांटेक्ट किया गया और उनसे कहा गया, आप पाकिस्तान आर्मी के मेजर बन चुके हैं, अब आप बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस से लेकर एटॉमिक सेंटर तक की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रॉ के पास ट्रांसफर करना शुरू किया। उन्होंने बॉर्डर के पास चल रही कई टेररिस्ट एक्टिविटीज की साजिश को नाकाम किया, जिससे कई हजार हिंदुस्तानियों की जान बच पाई। इसी वजह से कहा जाता है कि तब की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया था और उन्हें भारत का सबसे काबिल स्पाई भी कहा था। इसी बीच रविंद्र कौशिक की जिंदगी में एक पाकिस्तानी लड़की की एंट्री हुई। उन्हें पाकिस्तानी आर्मी में काम करने वाले एक टेलर की बेटी अमानत से प्यार हो गया। ये मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन सच्ची मोहब्बत के बाद भी रविंद्र ने अपनी असलियत अमानत को नहीं बताई। उन्होंने रॉ के पास एक मैसेज सेंड किया जिसमें लिखा गया था, मुझे पाकिस्तानी लड़की अमानत से मोहब्बत हो गई है। अगर मैं अमानत से शादी कर लेता हूं तो इससे यहां के लोगों को मेरे ऊपर कभी शक नहीं होगा। रॉ ने भी उन्हें शादी करने से मना नहीं किया और रविंद्र और अमानत की प्रेम कहानी आगे बढ़ी और दोनों का पाकिस्तान में ही निकाह हो गया, जिसके बाद इन दोनों का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम अरीब रखा गया। इसी दौरान साल 1981 आ गया। इसी साल श्री गंगानगर में रविंद्र के छोटे भाई की शादी थी। रविंद्र के घर वाले भी परेशान थे कि लड़का दुबई में जॉब बताकर गया है और 4-5 साल से घर नहीं आया। इस बार रविंद्र कौशिक ने रॉ के पास मैसेज सेंड किया कि उसे किसी भी हालत में अपने घर श्री गंगानगर जाना है और अपने भाई की शादी अटेंड करनी है। पाकिस्तान आर्मी के मेजर का हिंदुस्तान आकर शादी अटेंड करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। फिर भी रॉ ने खुफिया तरीके से पूरा इंतजाम किया। रविंद्र ने पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में एक लीव एप्लीकेशन डाली, जिसमें उन्होंने दुबई जाने की बात कही। दुबई के रास्ते रॉ ने रविंद्र को इंडिया में उनके गांव पहुंचाया। उन्होंने वहां अपने भाई की शादी अटेंड की। उनके घर वालों ने उनके ऊपर भी शादी का दबाव बनाया, जिसके जवाब में रविंद्र ने अपने घर वालों को आधी सच्चाई बताते हुए कहा, मैंने दुबई में एक लड़की से शादी कर ली है, हमारा बच्चा भी होने वाला है। इस बात को सुनकर उनके घर वालों को सदमा लगा। कोई कुछ और सवाल कर पाता कि उसके पहले ही रविंद्र दुबई के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस बार अपने घर की चौखट को पार करते समय उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब वो अपने घर वालों को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। यही उनके परिवार वालों से आखिरी मुलाकात थी। समय आगे बढ़ा, साल 1983 आया। ये वही साल था जब रविंद्र कौशिक की जिंदगी में एक तूफान दस्तक देने वाला था।
हुआ कुछ ऐसा था कि साल 1983 तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सीक्रेट इंफॉर्मेशन रॉ तक ट्रांसफर करते रहे। वो अपने काम में इतने माहिर थे कि उनके ऊपर कभी पाकिस्तान सेना को किसी तरह का शक नहीं हुआ, बल्कि अब पाकिस्तान आर्मी में रविंद्र के प्रमोशन की बात होने लगी थी। लेकिन तभी रॉ से एक स्ट्रेटेजिकल भूल हुई। हुआ कुछ ऐसा था कि रॉ के हायर अथॉरिटी में एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि पंजाब के एक दूसरे एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाएगा। उसी एजेंट के साथ एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी रविंद्र कौशिक के पास भेजा जाएगा। उस एजेंट का नया नाम इनायत मसीह रखा गया था। साथ ही इनायत से रॉ के ऑफिसर्स ने कहा, हमारा एक एजेंट पाकिस्तान आर्मी में मेजर है जिनका नाम नबी अहमद शाकिर है, वो तुमसे कराची में मिलेंगे, तुम्हें उनके पास ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट पहुंचाना है। इस सीक्रेट मिशन के साथ इनायत मसीह पाकिस्तान के बॉर्डर में एंटर हुआ, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस बहुत कम था, जिसकी वजह से वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही पाकिस्तान आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इनायत मसीह के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के टॉर्चर का दबाव शुरू हुआ, एक ऐसा टॉर्चर जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। कुछ महीनों के टॉर्चर के बाद वो टूट गया और उसने पाकिस्तानी आर्मी से कहा, हमारे एक एजेंट पाकिस्तान आर्मी में मेजर है, मैं उन्हीं से मिलने कराची जा रहा था, जिनका नाम रविंद्र कौशिक उर्फ पाकिस्तानी मेजर नबी अहमद शाकिर है। इस नाम को सुनते ही पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें इनायत मसीह की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर्स ने इनायत से कहा कि चलो कराची और अपने तयशुदा समय के हिसाब से मिलो नबी अहमद शाकिर से, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। साल था 1983, फ्राइडे सुबह 7:30 बजे इनायत मसीह कराची के जिन्ना गार्डन पहुंचा। उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स कहीं दूर छिपे हुए थे। जिन्ना गार्डन की एक बेंच में एक आदमी बैठा था। इनायत मसीह रविंद्र कौशिक के सामने जाकर खड़ा हुआ। वो कुछ समझ पाते कि पीछे से पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक आए और उनको चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों को देखते ही रविंद्र कौशिक सब समझ चुके थे। उन्होंने एक शब्द कहा, वतन, और उनकी गिरफ्तारी हो गई। यहीं से नबी अहमद शाकिर का किरदार हमेशा के लिए खत्म हो गया और शुरू हुआ रविंद्र कौशिक के ऊपर भयानक टॉर्चर का दौर। इस समय उनकी उम्र केवल 29 साल थी। 2 साल चले भयंकर टॉर्चर के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें लालच दिया और कहा, अगर भारत की इंफॉर्मेशन दे दें तो उन्हें इनाम के साथ रिहा कर दिया जाएगा। साल 1985 उनको पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। हालांकि बाद में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। भारत की शान रविंद्र कौशिक को यह उम्मीद थी कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें आजाद करवा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और साल 1991 में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने पाकिस्तानी जेल में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और उनकी कही हुई बात सच साबित हुई कि मुझे लेकिन अपने वतन से गद्दारी नहीं। ये थी कहानी भारत के सबसे बड़े स्पाई ब्लैक टाइगर उर्फ रविंद्र कौशिक की, जिनकी देशभक्ति और बलिदान का आज भी ये देश ऋणी है। ऐसी ही और अनसुने गौरवशाली इतिहास और शौर्य गाथा के साक्षी बनने के लिए सब्सक्राइब करें निकपीडिया। रविंद्र कौशिक, आप हमारी स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहेंगे। नमन। जय भारत, जय हिंदुस्तान।